बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना सजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे हमने आपसे इंट्रो में बताया था कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक सियासी एपिसोड, जिसमें हम LA-37 जम्मू 4 के जो मौजूदा इलेक्शन है उसमें तमाम कैंडिडेट्स के पास जाएंगे, जिनमें आज के हमारे कैंडिडेट जो हैं वो अकमल सरगाला साहब हैं, जो मौजूदा MLA हैं। उनसे हम कोई चुभते हुए सवालात पूछेंगे और वो सवालात भी पूछेंगे जो आपने फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछे हैं। तो आइए चलते हैं अकमल सरगाला साहब की तरफ और अपना इंटरव्यू का जो इब्तदाइया है वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? वालेकुम सलाम सजाद साहब, खैरियत है, आप सुनाएं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मेरा सवाल सर आपसे ये है कि इस वक्त आप मौजूदा MLA हैं या सबक हो चुके हैं? सबसे पहले तो सजाद साहब आपकी पूरी टीम का जो है वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो बात करने का और गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। तो इस तरह है कि ये जो हमारा टेन्योर जो आज़ाद कश्मीर का है ये 5 साल मुद्दत का है। तो 5 साल मुद्दत के हवाले से अभी ये हमारा जो आज़ाद कश्मीर असम्बली का टेन्योर है ये नेक्स्ट जो मेंबर असम्बली हल्का LA-37 जम्मू 4 से इलेक्ट होके जाएगा या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद जो MLAs नोटिफाई होंगे, ये टेन्योर हमारा जो है MLA का ये तब तक जो है वो जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा आपकी जो पोजीशन है वो एज एन MLA के अलावा भी है असम्बली में? जी बिल्कुल सजाद साहब, इस तरह है कि मैं पार्लिमानी पार्टी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ इस वक्त, और हम आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो है वो अपोजिशन बेंचेस पे हैं। तो अपोजिशन बेंचेस में जो मेरी ज़िम्मेदारी है उसमें मैं चेयरमैन कायमा कमेटी जंगलात वाइल्ड लाइफ फिशरी जो है वो इस वक्त मेरी जो है वो असम्बली के अंदर जो है वो पोजीशन जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक सर। 5 साल टेन्योर जो है वो आपने गुजारा है, इक़्तिदार के वानों में आप गए हैं, आपने मिनिस्ट्रीज़ ज़ाहिर है मिनिस्टर रहे हैं, जंगलात के, फिशरीज़ के, वाइल्ड लाइफ के। तो कैसा टेन्योर जो है वो आपका गुजरा? जी सजाद साहब, इस टेन्योर के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बतौर MLA मेंबर असम्बली जो आज़ाद कश्मीर है ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है। और ज़िला नारोवाल के हवाले से अगर बात की जाए और अपने हलके के लिहाज से ये सबसे बड़ा पॉपुलेटेड हलका है जो हमारी महाजिन की 12 सीट्स हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है। ज़ाहिर है आप इस हलके के MLA मुंतखब होके जाते हैं, लोगों की एक तवक्कुआत हैं यहाँ पे, लोगों की एक उम्मीदें हैं। तो उस हवाले से हमने कोशिश की है कि इन पौने 5 साल के दौर में जो महाजरीन के लिए हम कर सकते थे और ये 5 साल के अंदर आज़ाद कश्मीर में जो माहौल सियासी तौर पर जो निशेब अफराज आए, उस हवाले से मैंने भरपूर कोशिश की है कि हम अपने हलके के लोगों की जो नुमाइंदगी की है उसको भरपूर तरीके से है वो ज़िम्मेदारी के साथ उसके जो है वो अदा की जाए। तो यकीनन 5 साल के बाद जो लोगों ने आपको वोट दिए होते हैं, जिन लोगों की तवक्कुआत और उम्मीदें होती हैं, उसमें 100% 100% तो बंदा ये नहीं कह सकता इंसान कि वो पूरा नहीं उतर सकता। लेकिन मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से जो 5 साल उस असम्बली के अंदर सीखा है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टेन्योर था, यकीनन इसमें कमी कोताही भी हो सकती है और जो कमी कोताही हो उसको तस्लीम भी करना चाहिए। लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपने हलके की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की जाए। तो और आइंदा भी मैं ये तवक्को रखता हूँ कि हलके की आवाम जो है वो महाजरीन के हवाले से जो मेंबर भी यहाँ से मुंतखब होकर जाता है वो महाजरीन के हकूक़ की और तारीख़ आज़ादी कश्मीर के साथ जो वाबस्तगी है और जो तारीख़ तो कश्मीर के हवाले से इलाके पाकिस्तान के हवाले से हमारा जो एक बैन अल-अक़वामी मौक़िफ़ है उसको हम जो है वो जारी खुदरादियत का जो मौक़िफ़ है। बिल्कुल। अच्छा सर, LA-37 जम्मू 4, अच्छा पाकिस्तान में जो हल्के हैं वो तकरीबन 12 हैं, तो ये किस तरीके से जो है डिज़ाइन होता है, मतलब हमारा हल्का? सजाद साहब, इस तरह है कि ये LA जो है वो लेजिस्लेटिव असम्बली हमारा हल्का है जी। तो उसमें जम्मू 4 जो है वो जम्मू की क्योंकि 6 सीट्स हैं, तो जो कश्मीर वैलीज़ की हैं वो भी 6 सीट्स हैं, 12 हल्के हैं पूरे हमारी पाकिस्तान के अंदर महाजरीन के। तो हमारा जो है वो जम्मू 4 का हल्का है। तो इस तरह की ये डिवीज़न है
6 हल्के जम्मू के हैं और 6 वैली के हैं। मैं इसको इस तरह से सर समझ रहा हूँ कि जो महाजरीन थे वो उनकी 6 सीटें हैं जो जम्मू कश्मीर से इस हमारे हल्के में आए हैं या पंजाब में आए हैं, और बाकी जो 6 सीटें हैं वो क्या कश्मीर वैली से जो हैं वो इधर जी करके आए हैं? बिल्कुल, इसी तरह ये आप कह सकते हैं कि कश्मीर जो हमारा, जिसमें आकोपाई कश्मीर है, जी, आकोपाई कश्मीर में जम्मू सूबा और कश्मीर सूबा है। दो जो अलग अलग माइग्रेटेड कश्मीर से हैं, जी, उनकी कश्मीर की माइग्रेटेड लोग हैं वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं जो 6 बिल्कुल, हल्के हैं। बिल्कुल तो ठीक। जो हमारा जम्मू का रीजन था, जिस यहाँ से हमारे आबाजदाद जी, हिजरत करके यहाँ पे पाकिस्तान में आके आबाद हुए, वो तकरीबन ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 70-80% जो है वो गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर आबाद बिल्कुल हैं। ठीक, इसी पंजाब की जी, गुजरांवाला डिवीजन में। पंजाब रीजन में। इस तरह तो वैसे जम्मू के कुछ लोग कोयटा में भी हैं, कराची में भी आबाद हैं, केपीके में भी आबाद हैं, जी, लेकिन 80% Majority। पॉपुलेशन जो है वो हमारी गुजरांवाला डिवीज़न में है। तो ये 6 हल्के जम्मू के हैं, तो इस तरह की डिवीज़न है इनकी। अच्छा, LA-37 जम्मू 4 से मुराद है, ये जम्मू का चौथा हल्का है। जी बिल्कुल इसी तरह ही। जी बिल्कुल ठीक। अकमल सर गाला साहब, आप ये बताएंगे कि आपका फ़ोन नंबर अब ऑन हो गया है? सज्जाद साहब इस तरह है कि क्योंकि इसकी वजाहत मैं इस तरह से करूंगा कि कुछ वोटर्स को शिकायत थी कि आपका फ़ोन नंबर अक्सर आउट ऑफ रीच, या फिर आप फ़ोन नहीं थे उठाते, या फिर लोगों से आपके रवाबत कम हो गए थे जब से आप ये MLA की सीट जीत कर यहाँ से गए थे। देखिए सज्जाद साहब, जब आप मेंबर असम्बली बतौर इलेक्ट होके जाते हैं और आप पे जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं 4 साल वहाँ पे मिनिस्टर भी रहा हूँ जी, फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ फिशेज़ का, तो यकीनन इसमें गिले भी होते हैं, शिकवे भी होते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जिस दोस्त ने भी टेलीफोन के साथ मेरे साथ रब्ता किया है, अगर फ़ोन उसका ना भी अटेंड हो सका तो मैं उसको कॉल बैक की है, या किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पे मुझे कॉल किया है या कोई मैसेज किया तो उन्होंने उसको टेक्स्ट बैक किया है। तो ये शिकायत तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी है, मेरे बच्चों को भी है, तो यकीनन इसमें कमी कोताही हो सकती है। तो ये कोई दानिस्ता तौर पर जो है ये इस तरह का नहीं है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ा फिर जो लोग आपके अपोनेंट हैं वो मज़ीद इसको प्रोपोगेट करके तो एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके अलावा मेरे पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते ना। तो मैंने लोगों की खिदमत की है, मेरी एक लेगेसी है, मेरे वालिद साहब का किरदार सबके सामने है। हमने कम अज़ कम लोगों की खिदमत की है, हमने किसी की जेब की तरफ नहीं देखा। बिल्कुल। हमने लोगों के हकूक़ की बात की है, लोगों के राइट्स की बात की है, और इस लेगेसी को मैं लेके चल रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला चलेंगे। आपकी बातों से ही एक बात निकली है कि आपके वालिद साहब की एक वीडियो जो है बहुत वायरल होती है जो ही आपका इलेक्शन शुरू होता है या इलेक्शन के बाद भी, जिनमें वो आपको नसीहत करते दिखाई देते हैं, तो क्या आप उस नसीहत पर पूरा उतरे? यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हल्के की जितने भी लोग हैं, खा वो महाजर वोटर्स हैं, खा मेरे सोसाइटी के अंदर मेरे जनरल इलेक्शंस के वोटर्स हैं, कोई आदमी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि अकमल सरगाला या चौधरी मोहम्मद हुसैन सरगाला के बेटे ने कि एक पैनी भी मुझसे ली है किसी काम के सिलसिले में, किसी भर्ती के सिलसिले में, किसी ट्रांसफ़र के सिलसिले में, या किसी अदरवाइज़ किसी मामले में कोई इस तरह का हमारा जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। तो ये मेरे वालिद साहब की भी नसीहत है, और मैं भी समझता हूँ कि जो लेगेसी मुझे मिली है ये इसको मैं साथ लेके चलूँ। तो लोग फिर बातें करते हैं उनका, तो फिर मैं जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है और जिस तरह की ट्रोलिंग मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की और बिलखुसूस मेरी की जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ ये इखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं। लोगों को अब इस सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों के अंदर आप लोगों का बड़ा एक शानदार रोल होना चाहिए, और तरबियत एक लोगों की इखलाकी तौर पर हमें करने की ज़रूरत है कि किसी की करैक्टर असैसिनेशन ना करें। हाँ यकीनन अगर मुझ में कोई कमी कोताही है, अगर मैं ठीक तरीके से इस हल्के की नुमाइंदगी नहीं कर सका, बिल्कुल, तो सियासी एतबार पे मुझ पे तनकीद करें, मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं गलत हूं। सियासी तनकीद की करें, जाए, लेकिन ज़ातियात पे ना और निजी लाइफ पे अगर डिस्कस करने के बाद कि ये बात करना कि फलां बंदा फ़ोन नहीं अटेंड करता, उसके अलावा भी कोई इल्ज़ाम लगाएं ना। ठीक, उसके अलावा भी बताएं कि किसी के साथ हमने धोखा किया है, किसी के पास फ्रॉड किया है, किसी की माली करप्शन में हम जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ये शामिल हैं। तो आज़ाद कश्मीर के MLA की बासियत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझसे पहले भी जो MLA रहे हैं और जो बाद में भी मुंतखब होंगे, एक बात मैं आपको क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का जो बजट होता है वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा बजट एनुअली नहीं होता। एक MLA का 2-2.5 जो महाजन मेंबर्स की मैं बात जी ठीक है, 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा का बजट नहीं है। और 2-2.5 करोड़ रुपए की आज क्या वैल्यू है ये आप लोग भी जानते हैं। 3 से 4 देहात में अगर आप काम करवाएं
तो 40, 50, 60 लाख रुपए से कम का काम आप करवा के अपने दीगर दोस्तों और साथियों को भी नाराज़ करेंगे। ठीक। तो उस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि जितनी हमारे मुझे फंड्स मिला है इन 5 साल में, 5 साल में क्या, ये तो तकरीबन अब तो बैन ही हो चुका है, अब तो वो फंड्स ही हमारे सीज कर दिए गए हैं। तो उससे पहले हमने कोशिश की है कि जितना हमें फंड्स मिला है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ हम उन देहातों में लगाएं। और वो जो हमारी, उसके अलावा स्टूडेंट्स के एडमिशन का दाखिला जात का मसला है, हमारे कोटे का इशू है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ये समझता हूँ कि महाजरीन के हवाले से हमने हर जगह पे, गवर्नमेंट में हो तब, अपोजिशन में हो तब, हमने अपने फोरम पे जो स्टैंड लेके महाजरीन और अपने हल्के के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की और उनके हकूक़ की बात की। सर, जो 2.5 करोड़ पे आपको पर एनम मिला, कहीं पर लगाया भी है? जी बिल्कुल, आज मैं आपको कह सकता हूँ, मैं वो भी देहात हैं जहाँ पे मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा लगाए हैं पैसे। ठीक है, ये मैं आपको विजिट भी करवा सकता हूँ। कोई ऐसे मंसूबे बता सकते हैं जहाँ पर आपने लगाए होंगे? जी, बगौर खुर्द में मैंने फंड्स लगवाए हैं। ठीक है। बगौर कलां में लगाए हैं। ठीक। उसके अलावा पिंड ब्राह्मणा में लगवाए हैं। उसके अलावा जंगू चक में लगवाए हैं। उसके अलावा हमने मखवाल में लगवाए हैं, और दीगर इस तरह के बहुत सारे देहात में दिखा सकता हूँ। चूँकि अब ये लास्ट 2 ईयर्स में हम समझते थे कि हमें फंड्स मिलेंगे और मज़ीद जो हमारी गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट थी, तो उस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो माहौल बनाया गया, उससे महाजरीन के फंड्स जो हैं वो सीज़ हो चुके हैं। तो शायद जिस तरह का 5 साल की एक प्रोग्रेस होती है, उसमें हम 60-70% तक अपने फंड्स यूटिलाइज़ कर सकें। उसके अलावा जो 30-40% फंड्स हैं वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सके या गवर्नमेंट ने सीज़ कर दिए। ये सारे फंड्स जो आप बता रहे हैं, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स पर लगे हैं या कहीं और भी कोई मंसूबा लगा है? इसमें स्पेसिफिक आप ये कह सकते हैं कि आप पीसीसी, गली नाली, सोलिंग 2.5 करोड़ रुपए में आप उसके अलावा कोई हेल्थ सेक्टर में नहीं दे सकते, आप एजुकेशन सेक्टर में नहीं दे सकते, आप किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हवाले से कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो 2.5 करोड़ के लिहाज से आप यही कर सकते हैं, किसी की गली नाली, सोलिंग, पीसीसी वगैरह को, पुली को, इस तरह का मरम्मती का काम हो सकता है। सर, आप नहीं समझते कि जफरवाल, नारोवाल, शकरगढ़, पूरा डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, जिसमें महाजरीन की सबसे बड़ी तादाद है, और इन सारे महाजरीन को अपने मसाइल के लिए एक पब्लिक सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत है जिसका तल्लक आज़ाद कश्मीर, रियासत आज़ाद कश्मीर से हो? जी बिल्कुल सजाद साहब, ये मैं जब MLA मुंतखब होके गया हूँ 2021 में, तो सबसे पहले जो मैंने बुनियादी काम वहाँ पे जो हमारी बजट बुक बनती है जी, उसमें मैंने एक कम्युनिटी सेंटर जो है वो बजट में शामिल करवाया, जिसकी मालियत जो है वो तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा थी। ठीक। तो उस कम्युनिटी सेंटर की हम वर्किंग कर रहे थे, जिसमें 3 साल का वो प्रोजेक्ट था। ठीक। लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात बने और हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर जो चेंज हुए, तो उस वजह से जो वो मंसूबा था वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। वो आज भी बजट बुक में मौजूद है, उसकी बजट की एलोकेशन हो चुकी थी, उसकी लैंड परचेज़ की हो चुकी थी, और उसके पीछे जो थाट था, जो सोच थी, वो ये थी कि जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट के असिस्टेंट कमिश्नर, DC साहिबान यहाँ पर लोगों को रजिस्टर करने के लिए या स्टेट सब्जेक्ट जारी करने के लिए आते हैं, एक तो उनका ऑफिस जो है वो CDO से मैंने डिज़ाइन करवाया। बिल्कुल ही कि उनका ऑफिस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा डिज़ाइन CDO से मैंने करवाया। उसमें एक कम्युनिटी सेंटर था जिसमें महाजरीन के लिए तकरीबन 500-700 हज़ार लोगों का कोई खुशी गमी का फंक्शन कर सकते हैं, आपको कन्वेंशन कर सकते हैं, आपको त्यौहार 14 अगस्त का फंक्शन होता है कश्मीर के हवाले से, हमारे जो शुहदा जम्मू के हवाले से जो प्रोग्राम जो इनेकाद किया जाता है, तो उस हवाले से मेरी ख्वाहिश थी कि ये वो बन सके। लेकिन बदकिस्मती रही, वो आज भी मैं लोगों को बता सकता हूँ, और मेरे बाद भी जो MLA जाएगा, अल्लाह करे मैं जाऊँ तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ, मेरे बाद भी कोई और मेरे अलावा कोई बंदा मुंतखब होकर जहाँ से MLA मुंतखब होकर जाता है, तो यकीनन वो अभी तक बजट बुझ का हिस्सा है, तो वो हम नहीं करवा सके, हालात ने इजाज़त नहीं दी उधर। अच्छा सर, इसी सवाल को मैं आगे लेकर चलूँ तो जो रियासती बशिंदे हैं यहाँ पर, जम्मू कश्मीर के महाजरीन जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में, इनके मसाइल क्या हैं या इनके हकूक़ क्या हैं जो मतलब ये आप दिला सकती हैं? कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए आप मुतलब होते हैं? सजाद साहब, बात ये है कि ये बात बहुत बुनियादी बात है, ये बात समझने की कि एक तो जो हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हल्का है हमारा जी, वोटों के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से,
एक तो लोगों का माइंड शायद इस एमएलए की सीट के हवाले से ये है कि यहाँ पे बहुत सारे को तरक्याती का डेवलपमेंट काम जो है बसीयत एमएलए एक्स्ट्राऑर्डिनरी नुमाइंदा फंड्स होने चाहिए। नुमाइंदा जो मुंतखब होके जाता है वो उसी तरह ऐसा जैसे एमएनए एमपीएस जो है वो बजट लेके आते हैं, यहाँ तो इसी पर तरह शायद पंजाब एमएलए की भी वो पोजीशन है। हमारे इस सीट का बुनियादी मकसद असल में 1947 में जो रेफ्यूजीज हम माइग्रेट करके आए थे, ठीक। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जुड़ा ठीक और जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने महाजरीन मुकीम पाकिस्तान, ठीक मकबूजा कश्मीर के अंदर जी। रहने वाले जो हमारे मजलूम भाई हैं, ठीक आज़ाद कश्मीर के खिते के अंदर जो लोग हैं जो 5000 मरबा मील के रकबे पे रहते हैं, ठीक ये उनके हवाले से ये कमिटमेंट थी कि इसमें राय शुमारी कराई जाएगी, हक खुदरा दिया वो जाएगा। इस्तेमाल करेंगे कि आया वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं ठीक सियासी जगराफी जी लिहाज से या मजहबी एतबार से, बिल्कुल ठीक। या जो हमारी जिस तरह पाकिस्तान का हमारा एक स्टैंड है और कौल है कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारक है। शारक है, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बुनियादी बात जो है वो इस सीट और ये नुमाइंदगी की जो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी मकसद है वो ये है। बाकी चीज़ें डेवलपमेंट, महाजरीन हकूक़, राइट, ये चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। ठीक उसके बाद यकीनन जो लोग आपको वोट देते हैं वो तो आपको कौंसलर का वोट दें तो उनकी भी तवक्कुआत आपसे वो ज़्यादा इसी होती तरह की होती हैं, चेयरमैन यूनियन कौंसिल हो, एमपीएस एमएनएस हों। तो चलो बुनियादी जो हालात हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, डेवलपमेंट तो ऐसा जिस तरह की मैं नहीं समझता कि बहसीत एमएलए कोई भी इधर मिलती करवा हो। सकता है या लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकता है। लेकिन ये है कि जो सिस्टम के अंदर हमारा महाजरीन का कोटा है, ठीक तालबात का, ठीक है जी, एमबीबीएस में, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, दीगर जॉब सरकारी फैकल्टीज़ में है, हाँ जी दीगर बिल्कुल फैकल्टीज़ में है। जी उसके वाला जॉब के हवाले से जी अगर ओपन मेरिट, चूँकि अब तो महाजरीन का इन्होंने कोटा ही ख़त्म कर दिया है, तो ओपन ठीक। मेरिट में हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एमबीबीएस में ये लास्ट अच्छी उनका जो है ना हमारा रिज़ल्ट रहा है महाजरीन का। तो ये एक सिस्टम है पैरेलल जिसमें महाजरीन के हवाले से हमारी सीट साउंडर कोटा है, या आज़ाद कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं उनका पंजाब के अंदर कोटा है, बिल्कुल ठीक। उनका बलूचिस्तान के अंदर है, सिंध के अंदर है, फेडरल में उनका कोटा है। तो इसी तरह की एक जो है वो एजुकेशन के हवाले से भी हमारा वर्किंग वहाँ पे चल रही है। वो चल रही है। तो जॉब्स के हवाले से भी हमारे पास वहाँ पे मौके हैं। तो उसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बसीयत एमएलए हम उसको मेरिट की बुनियाद पर वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर जो नीचे अदारे हैं, तो महाजरीन के लिए ओपन मेरिट जो है वो सेक्रेटरीट लेवल पे और डायरेक्टरेट लेवल पे जो है वो आप जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ से कुछ लोग मुंतखब भी हुए हैं सर, आपकी जो नुमाइंदगी जब शुरू हुई थी 5 साल पहले, उस टेन्योर के दरमियान लोग जॉब्स भी मिली हैं लोगों को? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली हैं जिसमें टीचर्स हैं, हमारे जी हेड मास्टर्स हैं, बिल्कुल ठीक उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे रेफ्यूजीज़ का ठीक। एक अच्छी खासी तादाद है यहाँ है जो नौजवानों को उधर अप्लाई करके उनको जॉब जो है वो मिली हैं। तो जो भी उनका हमारा कोटा था वो इसके मुताबिक हम उस पर कोशिश करते हैं कि उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद पाएँ। अकमल सरगाला साहब, एक बड़ी यूनिक जो है वो सूरत हाल आपके साथ है, या आपका जो कैरियर है, सियासी कैरियर, उसमें हम देख रहे हैं जिसमें आप पीटीआई से एमएलए मुंतखब होकर जाते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में, और वहीं पर मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी बनते हैं, और दोनों पार्टियों को आप मैनेज करके चल रहे हैं। ये को कुलिया को नेशनल लेवल पर भी समझा दें कि ऐसा पॉसिबल है, या आपने कैसे मैनेज किया? देखिए सजाद साहब, ये बात समझने की है, जो उस वक़्त जो हालात थे 2023 में जी जब हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, जी तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी। जी बिल्कुल हमने बड़े आज़ादाना तरीके से अपनी एक जो ग्रुप था ठीक। उसकी शक्ल में फॉरवर्ड ब्लॉक था आपका? फॉरवर्ड ब्लॉक, उसकी शक्ल में हमने जो वहाँ पे एक मखसूस ग्रुप बना हुआ था जी जो कहता था कि हम पीटीआई के हैं, और दूसरा ग्रुप जो हमारी तरफ था उस फॉरवर्ड ब्लॉक में मैंने शमूलियत की और उसमें कानून इजाज़त देता था। और आप ग्रुप की शक्ल में आज़ाद कश्मीर का जो कानून है, जी जो फ्लोर क्रॉसिंग का कह लें, जो लोगों ने आम ज़बान में
बहुत सारी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की जाती है ऐसे ही। कि मुख्तलिफ नाम भी दिए जाते जी हैं, जी बिल्कुल। तो वो कानून के मुताबिक था। अगर कोई इलीगल एक्ट होता तो यकीनन अब तक मैं डिस्क्वालीफाई होता और एज ए मेंबर असम्बली इस हल्के की नुमाइंदगी ना कर रहा होता। ठीक तो उसमें मैं फारवर्ड ब्लॉक की शक्ल में गया। ठीक। हमने वहाँ पे जो गवर्नमेंट चेंज हुई उसमें तब पीटीआई की तरफ से भी जो लोग जिन लोग जो कहते थे कि हम पीटीआई में हैं, उन्होंने भी उसी प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक साहब को वोट दिया। ठीक 48 वोट लिए, जिसमें आज के जो प्रेसिडेंट के सदर पीटीआई है वहाँ पे सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, जी बिल्कुल, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। पहले प्राइम मिनिस्टर थे। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो पीटीआई के सदर हैं, उन्होंने भी चोरी अनवार उल हक साहब को वोट दिया था। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और हल्के के लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो हालात बने जी उसके मुताबिक यकीनन यहाँ पे जनरल इलेक्शन आया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी आसन इकबाल साहब का, कि जनरल इलेक्शन में उन्होंने मुझ पे एतमाद किया यहाँ पे और मुझे पीपी 55 की नून लीग के टिकट के लिए जो है वो यहाँ पे मुझे नामज़द किया। तो उसके बाद यकीनन मैं वहाँ पे नून लीग की पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा हूँ। मेंबर थे आप। तो इस वक्त हम अपोजिशन बेंचेस पे हैं। ठीक। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। एक सबने पार्टी एक मेंबर, एक एक्स पंजाब असम्बली का, नेशनल असम्बली का मेंबर मुझे मासवाए आसन इकबाल साहब के बता दें कि यहाँ जिसने इस इंतखाबी सियासत के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं की। मैं ये चैलेंज करता हूँ पूरे हल्के के लोगों को, तब्दीली। एक भी जो आज पीटीआई के उम्मीदवार बन रहे हैं, जो आज नून लीग के उम्मीदवार बन रहे हैं, कौन सी पार्टी है जो इन्होंने चेंज नहीं की? वो कल का। और जो 8 फरवरी को जो उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट, वो 21 अप्रैल को उम्मीदवार थे पीटीआई के टिकट पे। ऐसे ही। तो ये क्या मेरिट है? जो पीटीआई में जाता है उसको ये कहते हैं कि ये बिल्कुल अब गंगा नहा के आ गया है। तो अगर कोई दूसरा बंदा अपना पॉलिटिकल डिसीजन करता है, आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से ठीक। डिसीजन करता है, तो यकीनन मैं समझता हूँ उनका भी राइट है। तो इस बात को सोचना चाहिए और ये बात बड़ी गौर तलब है और ये सब लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, जो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के पीटीआई के और दूसरे लोग हैं, कि एक बंदे को मैं चैलेंज करता हूँ मेरे सामने आके बताए कि कौन है जिसने पार्टियाँ नहीं चेंज की। ठीक, यानी आप डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की बात कर रहे हैं ना? मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट नारोवाल सियासतदान की, की। बिल्कुल मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, मासवाए एक आसन इकबाल साहब की फैमिली के, ठीक कि किसने पार्टी चेंज नहीं की। ठीक। उनका मतलब इलाक़ जो है शुरू से नून लीग के साथ नून है। लीग के साथ जब से उन्होंने इंतखाबी सियासत शुरू की है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ की है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, नज़रियाती सियासत और ये पार्टी से यानी हल्का की सियासत या मफाद की सियासत को आप कैसे देखते हैं? यकीनन नज़रियाती वर्कर्स होते हैं और उनका बड़ा अहम रोल है, उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, ठीक। उनसे इनकार नहीं किया जाता, ना किया जा सकता है। यकीनन नज़रियाती कारकुनान का भी हक़ है कि अगर वो चाहते हैं कि हम इंतखाबी अमल में कोई हिस्सा लेना चाहते हैं, ठीक। अगर वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, तो यकीनन ये फ़ैसला मैंने नहीं करना, ये तो पार्टी ने करना। ठीक। तो पार्टी अपनी दानिश में जो बेहतर समझेगी उसके मुताबिक फ़ैसला करेगी। अच्छा, जो मौजूदा सर इलेक्शन है इस वक्त, जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में ये इलेक्शन की जो है वो दौर है, तो उसमें आपने भी टिकट के उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, मैं नून लीग के कितने उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला है? मुस्लिम लीग नून के अंदर टिकट का जो मुकाबला है वो कितने उम्मीदवार उनके दरमियान है? मेरे ख्याल में 5-7 उम्मीदवार हैं, गिनती करना पड़ेगी। ठीक। 5-7 जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा है पार्टी के पास? जिन्होंने सबमिट करवाए हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक। जी उसमें 5 से 7। क्या कोई ऐसी आपकी कमिटमेंट है कि अगर मतलब आपको टिकट नहीं मिलता तो आप इलेक्शन छोड़ेंगे? अच्छा सज्जाद साहब, ये दोस्त मुझे वैसे निजी गुफ्तगू में भी ये पूछते हैं। देखिए बात ये है कि जब पार्टी की टिकट के लिए आप अप्लाई करते हैं ना, नॉमिनेशन फॉर्म के लिए कि पार्टी के टिकट के लिए मुझे अप्लाई करें, तो उस पर बुनियादी तौर पे एक हलफनामा लिखा जाता है। एफिडेविट देते हैं, यानी एफिडेविट, एक हलफनामा लिखा जाता है, उस पर भी सिग्नेचर होते हैं। और जिसने पार्टी के लिए टिकट के लिए अप्लाई करना है तो ज़ाहिर है उसने पार्टी के डिसीजन के मुताबिक चलना है। ठीक है। तो ज़ाहिर है पार्टी जो डिसीजन करेगी, वो जितने भी उम्मीदवार आना है उस पर उनको अपनी पाबंदी करनी चाहिए और पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करनी चाहिए। आप भी पार्टी के इसी डिसीजन के साथ हैं? जी बिल्कुल, मैं यही बात है आपको कह रहा हूँ कि मतलब मैं कोई
पंजाबी जी गल कर रहे हैं थोड़ा जी जी पंजाबी में कर लें, कोई मसला नहीं है। बात सिर्फ ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती, आप मौजूदा एमएलए भी हैं, तो क्या आप फिर कंटेस्टेंट जो जी, इलेक्शन है वो छोड़ देंगे? मैं बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ ठीक और है। ये पार्टी को कमिटमेंट सारे उम्मीदवार दे के हैं। अच्छा अकमल साहब, इसी बात से जुड़ी एक बात है कि जब आपने एमएलए का इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त आपके साथ मियां रशीद साहब थे, आपके ग्रुप के पैनल में मियां रशीद साहब थे, पीर सईद सईदुल हसन शाह साहब थे। तो उस वक्त आपकी कमिटमेंट जो थी उस ग्रुप के साथ थी। फिर उसके बाद आपने एमपीए का इलेक्शन जो है वो जो मतलब 8 फरवरी को हुआ, जिसमें आप अपनी सीट हारे हैं, तो उसमें भी आपकी कमिटमेंट थी। अब ये तीसरा मतलब आपका इलेक्शन जो है वो आपके सर पर है, इसमें आपकी जो कमिटमेंट है वो ज़ाहिर है मौजूदा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में सियासत की जो मेन स्ट्रीम कह लें आप, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं जिनके पास जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप कमिटमेंट के हवाले से बताएं कि कौन सी कमिटमेंट के आप ऊपर पूरा उतरें। अच्छा सज्जाद साहब, बात इस तरह है कि अगर कमिटमेंट्स की बात की जाए ना इस मौका पर, ठीक। यकीनन ये बड़ा सेंसिटिव सवाल आपने किया है। तो इसमें मियां रशीद साहब भी जो हैं वो भी पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवार हैं। मैं कोई ऐसी मुतनाज़ा बात नहीं करना चाहता। इस हवाले से मैं सिर्फ इतनी कहूँगा कि ये बात जो है वो पीर एजाजुल हसन शाह साहब जो हैं वो कमिटमेंट के हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बता सकते हैं कि मेरी उनके साथ उसके साथ क्या कमिटमेंट थी, ठीक। मियां रशीद साहब के साथ मेरी क्या कमिटमेंट थी, ठीक। और मेरे वालिद साहब जब दुनिया से चला गए जी उस वक्त मियां रशीद साहब के साथ मेरी क्या कमिटमेंट थी, ठीक। और उसके बाद जो हालात बने और दोबारा हमारा आपस में सिटिंग हुई, बैठक हुई और मियां रशीद साहब ने हमारी सपोर्ट की। ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन के जवाब आपको पीर सैयद एजाजुल हसन शाह साहब दे सकते हैं, क्योंकि उनको लास्ट कमिटमेंट का पता है। तो जो पहली कमिटमेंट हुई थी वो मेरे वालिद साहब दुनिया से चला गए हैं, ठीक। या मुझे पता है तो या मेरे वालिद साहब को पता है। अच्छा, मैं आपकी बात से ये अखज़ कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ। जो आपकी पीर एजाजुल हसन साहब के साथ हुई थी, पीर सईदुल हसन शाह साहब के साथ हुई थी, या मियां रशीद साहब के साथ हुई थी, आप उस पर कायम हैं? देखिए बात इस तरह है कि जो कमिटमेंट हुई थी जी उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है कि वो पीर सैयद एजाजुल हसन शाह साहब बताएंगे। ठीक है। उस कमिटमेंट के बाद तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हालात हैं सियासी, उसके बाद एक जनरल इलेक्शन आया। ठीक है, बिल्कुल। वो बिल्कुल अदरवाइज मुख्तलिफ हो गए। बिल्कुल। उसके बाद अब दोबारा एमएलए का इलेक्शन होने जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस कमिटमेंट्स के हवाले से इस वक्त मैं अगर आपको जवाब दूँ तो मैं और मियां रशीद साहब एक ही पार्टी की टिकट के लिए उम्मीदवार हैं। तो इस सवाल को आप जितना मैंने जवाब दिया है, मेरे ख्याल में इतना ही, इसी में से आप कुछ चीज़ निकाल सकते हैं। जो समझदार लोग हैं वो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें समझ आएंगे। अच्छा अकमल साहब, ये बताइएगा कि आपने एमपीए का जो इलेक्शन लड़ा था वो आप लूज़ कर गए, उसकी क्या वजूहत थी? हालांकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम लीग नून ने तमाम सीटें जीती थी, मासवाए आपकी सीट थी। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। उसमें मुख्तलिफ वजूहत थी, लेकिन बुनियादी वजह जो मैं ये समझता हूँ कि एक तो पार्टी की तरफ से डिसीजन बहुत लेट हुआ आपका। बस मैं 20 से 25 दिन जो है वो सिर्फ मुझे जो है वो कैंपेन के लिए मिल सके। लोगों का एक जो माइंड था पार्टीज़ के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो बुनियादी वजह यह है। उसके अलावा भी दीगर वजूहत हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुनियादी वजह यही थी कि अगर हम ये पार्टी डिसीजन तकरीबन 1.5-2 माह पहले हो जाता तो उन हालात में 22,000 वोट यहाँ से पीपी 55 में लोगों ने नून लीग को दिया। तो मैं उस हवाले से मुतमिन हूँ। ज़ाहिर है लोगों ने हम पे भी 22,000 लोगों ने इत्मीनान किया है, तो मेरे लिए ये भी आनर की बात है। अच्छा सर, खुशकिस्मती से अगर आप एमपीए का इलेक्शन जीत जाते तो आप फिर कौन सी सीट जो है उसको छोड़ते? फिर तो मैंने एमपीए के इलेक्शन के बाद यकीनन एमएलए की इलेक्शन में मुझे कंटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं यकीनन फिर एमपीए पे ही फोकस करता।
तो एमपीए का इलेक्शन ही करना। जैसे पाकिस्तान में होता है कि आप 2 सीटों पर या 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं तो जीतने के बाद आपको बाकी सीटें छोड़नी पड़ती हैं, क्या ऐसा है आज़ाद कश्मीर और मतलब यहाँ पंजाब में भी आप दोनों सीटों पर बेयक वक्त रह सकते हैं? अच्छा, ऐसा इस कोई तरह कानून वहाँ यहाँ पर है? इससे पहले जो एमएलए 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं मियाँ ठीक। साहब, वो एमपीएस भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, एक ही टेन्योर के अंदर? एक ही टेन्योर के अंदर एमएलए भी थे और एमपीए भी थे। तो उस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर का आइन है, ठीक कानून है, जो जी। एक्ट है या रूल्स है, उसमें एज सच कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है कि आप रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते। लेकिन ज़ाहिर है ये लीगल बात है, ठीक इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक जो है वो इस तरह अगर की जाए कि अगर एक ड्यूल वोट का हमें राइट है ठीक जो रेफ्यूजीज़ हैं, जी बिल्कुल अगर ड्यूल वोट का राइट मुझे है या अदरवाइज़ कोई भी एमपीएस है या एमएलएज हैं, ठीक। तो अगर उसको वोट का राइट है तो यकीनन वो नुमाइंदगी दोनों का- सीटों की नुमाइंदगी भी रख सकता है। यानी मैं ये समझ रहा हूँ कि आप बैक वक़्त एमपीए और एमएलए दोनों रहते। जी बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। अकमल साहब, आपने ये कहा है कि अगर आप एमपीए मुंतखब हो जाते तो आप एमएलए की सीट छोड़ देते। आप ये नहीं समझते कि मतलब अगर फ्यूचर में दोबारा आप एमएलए मुंतखब हो जाते हैं और आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है एमपीए की, तो फिर आप अपनी सीट छोड़ेंगे एमएलए की? आप नहीं समझते कि आप अपने जो वोटर हैं उनको कंफ्यूज कर रहे हैं? नहीं सजाद साहब, आप मुझे तो सीटें छोड़ने और पकड़वाने की बातें कर रहे हैं। ये डिसीजन जब बंदा पार्टी में हो ठीक तो ये डिसीजन पार्टीज़ ने करना है। ठीक जब मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं हिस्सा हूँ, जी, उधर भी पार्लिमानी पार्लिमानी पार्टी के पार्टी का मेंबर। मेंबर हूँ, ठीक इधर भी मैं पार्टी का टिकट होल्डर था। ठीक तो ये फैसला अगर तो मैंने इंडिपेंडेंट करना हो ठीक तो वो मेरे पास ऑप्शन शायद बहुत ज़्यादा हों, ठीक लेकिन ये डिसीजन पार्टी का है। तो ये पार्टी ने ही डिसीजन करना है कि वो कहाँ पे बेहतर समझती है और क्या डिसीजन पार्टी के लिए के मफाद में क्या और मेरे मफाद में क्या है। चलें, एक सर और बात बताइएगा कि फ्यूचर में भी आप एमपीए के उम्मीदवार हैं इसी हल्के से? नहीं, वो पहले मैंने आपको जवाब दे दिया है कि ये डिसीजन पार्टी का है ठीक कि आया कि मुझे एमएलए का इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट करवाना है, ठीक एमपीएस का इलेक्शन कंटेस्ट करवाना है, एमपीए ठीक। का, या दोनों करवाने हैं। जी बिल्कुल ठीक ये डिसीजन जब बंदा पार्टी में होता है तो फिर जाहिर है ये पार्टी करती है, ठीक। ये मेरा इंडिपेंडेंट फैसला नहीं है। हमारे फेसबुक पेज पर एक वोटर का कमेंट्स है कि हमराल और बरवाल में आपने बड़ी मतलब लीड से जो है वहाँ के वोटर्स ने आपको जितवाया, और वोटर्स का ये कहना है कि आपने एक दफ़ा भी वहाँ पर विज़िट नहीं किया। अच्छा सजाद साहब, इस तरह है कि हमराल में भी मैंने 5 साल में लातदाद दफ़ा विज़िट किया, ठीक बरवाल में भी काफ़ी बार मैंने विज़िट ठीक किया। अभी मैंने तकरीबन मुझे याद है, अभी मेरे महीना डेढ़ 15 दिन नहीं हुए मैं बरवाल गया हुआ था। जी बात इस तरह है कि जो आपको कमेंट्स दिया है किसी ने या अपनी फेसबुक पेज पे लगाया, जी शायद जब भी मैं गया हूँ वहाँ पे मौजूद ना हो, ठीक। तो इस वजह आपकी से और उनको उनकी कम्युनिकेशन शायद ना हो या जी वो बिल्कुल उधर मौजूद ना हो जब मैं विज़िट किया है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन शॉट्स आपको 5 साल की भेज सकता हूँ कि वहाँ जाने हमराल की। मैंने कितनी दफ़ा विज़िट किया है। बिल्कुल ठीक तो यकीनन हमराल एक बहुत बड़ा गाँव है, उसमें वहाँ मेरे अजीज़ भी हैं, रिश्तेदार जी भी हैं, बिल्कुल तलकदार भी हैं, ठीक दोस्त भी हैं, ठीक और बरवाल में भी इसी तरह ही है। बिल्कुल ठीक। तो किसी टाइम बंदा खुशी के लिए जाए, गमी के लिए जाए, या वैसे ही मिलने जाए अपने अजीज़ दोस्तों को, लेकिन कमेंट्स तो का ये पूरे जवाब है कि आपने विज़िट किया है। मैंने विज़िट किया और मैं आपको जी जी स्क्रीन शॉट भेज सकता हूँ जी बिल्कुल कि ठीक 5 साल में मैंने कितनी बार विज़िट किया। 5 बिल्कुल बार किया, 3 बार किया, 1 बार किया, 10 बार किया। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में वो दोस्त मौजूद नहीं होंगे। अगर आप ठीक। कहते हैं तो मुझे उनका नंबर दे दें, मैं सुबह हमराल भी चला जाता हूँ और बरवाल भी चला और जाता हूँ। उनको वो स्क्रीन उनको शॉट भी दिखा रहे। नहीं सेटिस्फाई भी करते हैं उनको जी कि ठीक। जनाब वो आ गए हैं। 4 साल बाद अगर आपसे मुलाकात हुई है तो यकीनन देखना है। और जब आपको मसरूफ 26,000 बंदों ने वोट देना है बिल्कुल तो 26,000 में से कमी कुताही हो जाती है। ये ठीक इतना बड़ी कोई मामला नहीं है। आजकल फेसबुक पे तो वैसे भी नेगेटिव बात ही करनी है, कोई पॉजिटिव बात तो किसी कैंडिडेट के मतलब हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। ठीक। अकमल साहब, आप वज़ीर जंगलात रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, यानी रियासत जम्मू कश्मीर में, साथ आप वाइल्ड लाइफ की भी मिनिस्ट्री आपके पास थी, फिशरीज़ की भी। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारा डिस्ट्रिक्ट नारोवाल बॉर्डर बेल्ट के साथ जुड़ती हैं। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपने नहीं लगाया यहाँ पर? सजाद साहब, इस तरह है कि बतौर वज़ीर जंगलात जो है
वो मैं इस हल्का नारोवाल के लिए या पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक क्योंकि बतौर वज़ीर जंगलात जो मेरी टेरिटरी है, जो मेरी डोमेन थी, ठीक वो 5,000 जो मुरबा मील का एरिया AJK की टेरिटरी है। ठीक अगर फॉरेस्ट्री का कोई प्लान था, ठीक कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का कोई प्लान था, ठीक कोई फिशेस की स्कीम थी। कोई स्कीम थी, ठीक या उसके हवाले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोई डेवलपमेंट थी उधर थी, तो वो मेरा डोमेन सिर्फ AJK के अंदर जो रहने वाली को टेरिटरी के लोगों के लिए, ठीक उनकी फलाह के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट्री का, वाइल्ड लाइफ का और फिशेस का मैं काम कर सकता था। आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर का बतौर मिनिस्टर ठीक ये डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की टेरिटरी जो है वो उनके रूल्स रेगुलेशन और कानून में उसमें अंडर नहीं आ सकती। ना को इस तरह का प्रोजेक्ट आप अपने महाजरीन के हल्के में फॉरेस्ट्री के डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। आपके जवाब से एक सवाल मुझे याद आया कि यहाँ पर हमारी इसी टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के अंदर एक साबिक MLA साहब जो हैं वो जू का एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, वो किस कैपेसिटी में था? देखिए सज्जाद साहब, बात करना, प्रोपेगेट करना, मनगढ़ंत चीज़ें, ये सोशल मीडिया इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। बिल्कुल ही मुझे कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर को आज़ाद कश्मीर का जू का कोई प्रोजेक्ट पिछले 40 साल में कोई मुझे किताबों में भी नज़र नहीं आया। तो वो सोशल मीडिया की हद तक कैसे? सर सोशल मीडिया तो मैंने नहीं सुनी, ये पिछले को तकरीबन 15-20 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, ठीक तो ये इंतखाबी अमल में एक बयानिया बनाना, प्रोपेगेट करना, इल्ज़ामात लगाना, ठीक ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यानी इसकी हकीकत में कोई हकीकत में इसमें कोई इस तरह का कोई बजट बुक में ठीक किसी आज़ाद कोई ऐसा कश्मीर जू का bonds प्रोजेक्ट नहीं आया। कोई जू का प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आया। बिल्कुल ठीक ना जू का प्रोजेक्ट यहाँ पे लग सकता है, ठीक ना आज़ाद कश्मीर का आइन कानून यहाँ पे आपको जू के लिए प्रोजेक्ट जू के लगाने की लिए इजाज़त, आपको एक मुकम्मल जो है वो इन्वायरमेंट देना। इन्वायरमेंट देना होता है। उसके लिए आपको मुलाजमीन चाहिए, उसके लिए आपको टेक्नीशियन चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्टर्स चाहिए, बिल्कुल ठीक उसके लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए आपको लैंड रिक्वायर है, और उन मुलाजमीन की तनख्वाहें चाहिए जो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, जो उनकी हिफाजत करेंगे, ठीक निगहदाश्त करेंगे। बिल्कुल ठीक तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। कोई प्रोजेक्ट नहीं। अच्छा अकमल साहब, पिछला जो आपका इलेक्शन था जो MLA का था, कहा यह जाता है कि ये एक बड़ा इलेक्शन है, MPA से भी बड़ा इलेक्शन है। हम समझते हैं कि बहुत महंगा इलेक्शन था क्योंकि इसके अखराजात मुमकिन तौर पर ज़ाहिर है आपने किए होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब इससे भी महंगे कैंडिडेट जो हैं वो मौजूद हैं जो इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो क्या रियासती इलेक्शन महंगा होता जा रहा है या आपने महंगा कर दिया? सज्जाद साहब, बात इस तरह है कि ये कहा जाने से बात नहीं होती ना, ठीक बात होती है प्रैक्टिकली। ठीक तो 40-45 साल की लेगेसी है मेरी, ठीक मेरे वालिद साहब की मेहनत है, और पिछले इलेक्शन में जो हालात थे, ठीक मुझे तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों ने, अजीज़ों, अकारब ने, रिश्तेदारों ने, तलकदारों ने जिस तरह मेरा इलेक्शन लड़ा था, मैं तो उनके एहसान पूरी उम्र नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक तो अपनी गाड़ी में तो पेट्रोल मेरे वालिद साहब भी खुद ही डलवाते थे और मैं भी खुद ही डलवाता हूँ। उनकी नसीहत भी है आपके लिए। तो 5 साल में मुझे अभी कोई नहीं ये कह सकता कि मैंने किसी की गाड़ी में भी जी जाके सफ़र किया हो ठीक और उसको कहा हो कि तेल डलवाओ और मुझे गाड़ी में लेके जाओ। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल ठीक उनको अगर कहा जाए कि 2 आगे लगा लें, 2 पीछे लगा लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए कोई मुश्किल है ऐसा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन 2 साथी लड़ते हैं, ये पैसे कोई मायने नहीं रखते इलेक्शन में। ठीक अगर पैसों से इलेक्शन लड़ना है तो फिर मेरा ख्याल है फिर मेरा इलेक्शन नहीं बनता, मालदार बंदा ही फिर फिर इलेक्शन नहीं, फिर मेरा इलेक्शन ही नहीं बनता। अच्छा अच्छा। ठीक है जी, फिर और बहुत सारे कैंडिडेट हैं 1-2, फिर उनका भी नहीं बनता। तो सियासी साथी थे, उन्होंने एश्योर किया है कि जी इस वक्त भी वो आपके साथ हैं या पार्टी की सूरत हाल के बाद जो है ये चीज़ें सामने आएंगी? देखिए बात ये है कि जो साथी है, जो दोस्त है, वो तो अच्छे बुरे वक्त का साथी है, बिल्कुल ठीक उसको श्योर करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब उन्होंने श्योर किया था, तब भी उन्होंने खुद ही किया था, ठीक अब भी खुद ही करेंगे जिसने भी करना है। बिल्कुल ठीक तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक। अच्छा अकमल साहब, एक बात और बताइएगा, इस वक्त रियल में टिकट का मुकाबला जो है वो किन कैंडिडेट्स के दरमियान में? क्योंकि सूरत हाल जो इस वक्त सामने नज़र आ रही है उसके मुताबिक समझा ये जा रहा है कि जो कैंडिडेट जिसको टिकट मिलेगा वही विनर होगा। क्या रियलिटी और टिकट की जो रेस है वो जीतने वाला ही मतलब इलेक्शन जीतेगा?
इस वक्त की सूरत हाल क्या है? इस तरह है कि मुकाबला तो यकीनन जितने भी एप्लीकेंट्स हैं टिकट के लिए उन सब के दरमियान मुकाबला है। ठीक। और ये सिर्फ टिकट का मुकाबला नहीं है, अगर इलेक्शन प्रोसेस होगा जितने उम्मीदवार हैं उनके दरमियान भी कंपटीशन होना है। मुस्लिम तो ये लीग टिकट नून के वाला उम्मीदवार भी आपस में कंपटीशन करेंगे? मुस्लिम लीग नून की मैं बात नहीं कर रहा, एक हवाले से एक आपने क्वेश्चन ये किया है कि पार्टी में किस किस का कंपटीशन है। हाँ बिल्कुल। उस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जितने एप्लीकेंट हैं वो सब के दरमियान मुकाबला है। बिल्कुल ठीक। उनका एक अपना पार्टी के लिए खिदमात होंगी, बिल्कुल ठीक। उनका एक पार्टी के लिए वर्क होगा, उनकी अपनी ख्वाहिश भी होगी। तो ख्वाहिश करना, कोशिश करना हर बंदे का राइट है। ठीक। कि कंपटीशन किसके दरमियान है, मैं तो समझता हूँ कि सबके दरमियान कंपटीशन है। ठीक। पार्टी और के जिसको अंदर पार्टी बेहतर समझेगी, एक वाइजली डिसीजन करना है, एक पॉलिटिकल डिसीजन करना है। बिल्कुल ठीक। और इस डिसीजन के बाद हमारी हल्के की, ज़िला नारोवाल की सियासत के अंदर जनरल इलेक्शन की रुख का तयन होना है। बिल्कुल ठीक। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वाइजली डिसीजन करना है। और हमारी ये खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि हमारे ज़िला नारोवाल में आसन इकबाल साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्टी के अंदर उनकी सेकंड पोजीशन है। बिल्कुल ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब सब प्रेसिडेंट हैं। ठीक। प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद दूसरी पोजीशन उनकी है पार्टी के अंदर, सेकंड बिल्कुल पोजीशन। ठीक। तो यकीनन वो बेहतर फैसला करेंगे और वाइजली डिसीजन लेंगे। उनका एक तजर्बा है और पूरे हल्के को, पूरी नारोवाल को वो समझते हैं और जो उम्मीदवार वो बेहतर समझेंगे उसके मुताबिक वो डिसीजन करेंगे। रियलिटी में टिकट ही जो है विनिंग तस्वर होगी या फिर जो कंटेस्ट है, इलेक्शन कंटेस्ट करना, क्योंकि मुखालफिन भी हैं, ज़ाहिर है एक पॉपुलर वोट उनके पास भी है, तो आप रियलिटी में इलेक्शन को कैसे देखते हैं? अच्छा, ये इस तरह है कि जो हम समझते हैं, जो मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग की टिकट हो, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने काम किया और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर साहबा काम कर रही हैं, ठीक। जिसके असरात जो है वो आपको शक्करगढ़ सिटी या डिस्ट्रिक्ट नारोवाल या जफरवाल के अंदर नहीं, आप देहातों में जाएं, ठीक। हत्ता कि आप बॉर्डर की दीवारों तक चला जाएं, ठीक। तो आपको वहाँ पे भी रिजल्ट नज़र आ रहा है कि जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं, जो आम आदमी के लिए जो काम किए जा रहे हैं और जिस तरह से वो खिदमत कर रही हैं, तो यकीनन एक पॉपुलैरिटी पार्टी की बढ़ी है। ठीक। तो जितने भी उम्मीदवार हैं पार्टी के, वो भी ये समझते होंगे कि इस वक्त पार्टी की भी पॉपुलैरिटी है, चीफ मिनिस्टर साहब काम कर रही हैं, पार्टी की गवर्नमेंट है, तो यकीनन जो है वो लोग जो हैं वो टिकट की तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बाकी जो आप जो कह रहे हैं कि जीतना, ये ज़ाहिर है पार्टी का डिसीजन होगा, पार्टी का कि कौन सा कैंडिडेट है, उसके बाद पीटीआई का कैंडिडेट कौन होता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट एक ग्रुप जो है उसके भी इधर अपने मकासद हैं, उनके मफादात हैं, वो क्या डिसीजन करते हैं। ये चीज़ें इलेक्शन के करीब आने पे जो है ना वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जो है वो नज़र आएंगे सामने। अच्छा अकमल साहब, पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के जनाब अहसन इकबाल साहब, उनका एक अपना इस हल्के के लिए मंशूर था अमन, तलीम और तरक्की, तो क्या आप भी इस हल्के के लिए कोई सेपरेट मंशूर लेकर आए हैं, क्योंकि आप यहाँ से ही पहले एमएलए हैं और यहाँ से ही दोबारा उम्मीदवार हैं, आपका आने वाले वक्त का कोई मंशूर जो लोगों के लिए हो? जी बिल्कुल, मंशूर एक तो है कि पार्टी जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसके मंशूर के अंदर जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो हमारी लीडरशिप है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और बिलखसूस जो चौधरी आसन इकबाल साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, जिस तरह उन्होंने रोल प्ले किया है ये पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट एक आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा था, और बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने स्टैंड लिया हमारी महाजरीन की जो 12 सीट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें सबसे बुनियादी ज़रूरत जो है वो कोटे के हवाले से, जो महाजरीन का कोटा के हवाले से, इस हल्के उसके हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ नारोवाल के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 12 महाजरीन मुकीम पाकिस्तान है, उस हवाले से हमें बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है वो एक मंशूर और बयानिया बनाने की ज़रूरत है, जो भी मेंबर असम्बली इलेक्ट हो जाता है। और जो 5 साल में मैंने उधर सीखा है, बच्चों के दाखिला जात का मामला है, डेवलपमेंट के हवाले से मैं नहीं ये समझता कि बतौर एमएलए जो है को ज़्यादा किरदार अदा किया जा सकता है। वो इसी तरह है कि डेवलपमेंट के हवाले से एमपीएस जो हमारे एमएनएज हैं, ज़ाहिर है पार्टी के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, तो आज यहाँ से अगर मैं एमपी होता, अगर कोई और आदमी
मेरी जगह पे एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट करता तो यकीनन ये महाजरीन की भी नुमाइंदगी होनी थी बतौर एमपीए, बिल्कुल, और साथ में एमएलए की भी नुमाइंदगी होनी थी। तो एज सच अगर एमपीएज आपके, एमएनएज आपकी, पार्टी आपकी, गवर्नमेंट आपकी, तो डेवलपमेंट के इश्यूज तो हमारे ये लोकल जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, यानी पार्टी के पाकिस्तान अंदर में भी मजबूत है, वहाँ पर भी, जी, और वहाँ पे वो लोकल डेवलपमेंट के इश्यूज। जॉब्स के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जॉब्स के हवाले से ओपन मेरिट कर दिया गया है। ठीक, जो हमारे कोटा था वो खत्म हो गया। 1 स्केल के हवाले से लेकर 11 स्केल तक उसमें कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, ठीक, उनकी हम पैरवी कर रहे हैं वहाँ ठीक। पे, हम बतौर महाजर मेंबर असम्बली ठीक। उस पर कोटे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मंशूर का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह बनाएंगे इसमें। कम्युनिटी सेंटर का जो आपका प्रोजेक्ट है वो करेंगे उसको भी प्रोसीड, या वो भी सियासत का शिकार हो जाए? अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त 3.5 साल में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मैं हालात देख रहा हूँ जी, नेक्स्ट दौर में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है ठीक, और अगर हल्के के लोग मुझ पर इत्मीद करते हैं ठीक, तो यकीनन मैं कोशिश करूँगा कि अगर आज़ाद कश्मीर से ना हो सका तो हम पंजाब गवर्नमेंट से ठीक, किसी न किसी मद में जो है कम्युनिटी वो सेंटर एक कम्युनिटी सेंटर महाजरीन मकीम पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम 2 तहसीलों में तो होना चाहिए, ठीक, जिसमें एक तहसील जफरवाल, और एक तहसील शक्करगढ़, जिसमें हमारी ज़्यादा महाजर कम्युनिटी जो है आबाद है, जिसमें वो अपने प्रोग्राम्स कोई भी हो नेशनल लेवल का या दूसरा, बिल्कुल, वो मल्टीपल यूज़ ना सिर्फ महाजरीन, मैं ये multi-purpose समझता हूँ कि सब लोगों के लिए वो जो है वो एक जो है वो मॉडल भी होगा ठीक। और सहूलत भी होगी और लोगों की खिदमत भी होगी। अच्छा, मेरा क्लोजिंग ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਚूंकि ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਪੇजेस ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਅੱਛਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, मैं किसी पॉलिटिकल प्रेशर या किसी कोई इस तरह की चीज़, इस तरह की चीज़ नहीं सी ठीक कि मैं को प्रेशराइज हो के मैं 9 मई तो पहले पार्टी छड्डी सी। ठीक और ਉਹਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਤਾਲਬਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਵਨ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਹਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੀ। ਠੀਕ, ਮੈਂ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਐਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ, ਠੀਕ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਆਪਣੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, इस हवाले से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं पहले भी बहुत आसानमंद हूँ, जितने लोगों ने पिछले इलेक्शन पे मुझ पर इत्मीद किया, ठीक, उसके बाद एमपीए के इलेक्शन में बिलखसूस उन हालात में जब 20 से 25 दिन पहले पार्टी की तरफ से डिसीजन किया गया और मुझे टिकट के बतौर उम्मीदवार PP55 में नामजद किया गया, ठीक, उन लोगों ने मुझ पर इत्मीद किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ।
और आइंदा भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि पार्टी और जो हमारे साथी हैं, जो दोस्त हैं, ठीक वो हमारा और उनका रिश्ता इत्मीनान का जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगा और कोशिश करेंगे कि अपने लोगों की, अपने हलके के लोगों की भरपूर तरीके से खिदमत करें, ठीक उनकी भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करें और जो 5 साल में जो कोई भी कमी कोताही हुई है वो कमी और कोताही को दूर करें बिल्कुल ठीक और जो 5 साल में जो सीखा है ठीक वो उस तजर्बे की रोशनी में अगर 5 साल आगे मौका मिला ठीक तो यकीनन जो मैंने सीखा है, जो तजर्बा हुआ है, उसका फ़ायदा हल्के की आवाम को भी होगा, वोटर्स को भी होगा ठीक और हम कोशिश सियासी करेंगे साथियों को भी को हम अपने साथियों को साथ लेके चलें। हाँ जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ मौजूदा एमएलए अकमल सरगाला साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके जवाबात सुने। आप इनसे मुतमिन है या नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमने आपसे वादा किया था कि हम इनके पास जाएंगे, इनसे सवालात पूछेंगे, जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपने फेसबुक के थ्रू हमसे पूछे या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप किए, हमने वो तमाम सवाल बगैर लगी लिपटी के इनसे पूछे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक नए कैंडिडेट के साथ सामने आएंगे और फिर आपके सवालात जो हैं वो उस नए कैंडिडेट से पूछेंगे।